नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला से। अब तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में उभरते हुए क्षेत्रीय राज्यों को अपनी मुट्ठी में दबोचने की कोशिश की। और पहली कड़ी मैंने आपको समझाई थी कि हैदराबाद के मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया। दूसरी कड़ी में मैंने आपको बताया था बंगाल के मामले में हस्तक्षेप किया। तीसरी कड़ी में मैंने आपको बताया था उन्होंने अवध के मामले में भी हस्तक्षेप किया। और लास्ट क्लास जो हमने पढ़ाई वो बक्सर के युद्ध तक पहुंच गई थी। आगे की जो क्लास है, जो बक्सर के युद्ध के बाद जो कंपनी की रणनीति रही, उस पर चर्चा करने से पहले हमें जो बाकी क्षेत्रीय राज्य थे, जब मैंने आपको पहले दिन जब क्लास देनी शुरू की थी तो कुछ इस तरीके से बताया था कि क्षेत्रीय राज्य 3 श्रेणियों में हमने बांटे थे। 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? पहली श्रेणी आप देखें तो आपको याद होगा, या जिन्होंने पहली बार ये क्लास ले रहे हैं वो अब यहां से समझ जाएंगे कि मेरा आगे पढ़ाने का मकसद क्या है। पहली श्रेणी क्या थी? मुगल, मैंने ऐसे लिख बताया था, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरते राज्य या शक्तियां। और उनको मैंने 3 क्रम में बांधा। ये 3 क्रम कौन कौन से थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद। इनको हमने बताया था ये उत्तराधिकारी राज्य हैं, उत्तराधिकारी थे। दूसरे जो राज्य थे जैसे मराठा, पंजाब, ये जो राज्य हैं वो नवीन राज्यों में आते हैं। जाट राज्य भी इसमें रख सकते हैं। इनको नवीन राज्य की श्रेणी में रखा गया था। या रोहेला, बंगस, ये भी इसी में आते हैं। बंगस। फिर तीसरी जो श्रेणी थी वो स्वतंत्र राज्यों की थी, जैसे केरल, मैसूर। इनको हम स्वतंत्र राज्य में रखते हैं। तो ये वाली जो कड़ी है वो हमने खत्म कर ली, उत्तराधिकारी वाली। और यहां की एक परिणति हमें मिली और वो थी बक्सर। बक्सर का युद्ध। जो दूसरी श्रेणी है, जो नवीन राज्य हैं, यहां से भी हमें एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई। क्लियर? ये पूरा ढांचा है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। मैं किसी सब्जेक्ट को आपको ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि 10-15 मिनट में आऊं और 4-5 फैक्ट आपको रटवाऊं और फिर यहां से चला जाऊं। वैसे पॉसिबल नहीं होता और वैसे पढ़ा भी नहीं जाता। एक्चुअली ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यहां सीरियसली पढ़ाई होती है। ज़्यादा फैक्ट भी नहीं रखने, ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना। मतलब हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना होता और कुछ छोड़ना भी नहीं होता। सारी चीज़ें बहुत जिम्मेदारी के साथ करनी पड़ती हैं। और ये जिम्मेदारी अभी मेरे कंधों पे, तो मैं उसे वैसे ही निर्वहन करूंगा उसका। अब हम बात करेंगे यहां से आगे इन नवीन राज्यों के बारे में। नवीन राज्यों में पहला राज्य मैंने आपको बताया मराठा, जो इंपॉर्टेंट है। मराठा राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है जिन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उससे आप समझ जाएंगे कि मराठा राज्यों की पूरी भूमिका अंग्रेजों के साथ क्या रही। और थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक भी दिखाऊंगा कि मराठा राज्य किस तरीके से उभरे, छत्रपति
शिवाजी महाराज की अगुवाई में किस तरीके से मराठाओं ने, फिर उसके बाद पेशवाओं ने अपना दबदबा जारी रखा। तो इन सब कड़ियों को हम शुरू करने के लिए चलते हैं आपको फ्लैशबैक में। तो मराठा साम्राज्य को समझने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा देखना होगा कि किस पृष्ठभूमि से खड़े होके मराठा साम्राज्य एक अखिल भारतीय राज्य स्थापित करने की कगार पे था, और ऐसे क्या कारण थे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की जो हार हुई उसने उनके अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और हमें देखना होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई की क्या खासियत ऐसी रही कि मराठा खत्म हुए तो कोई भी भारतीय राजा या कोई भी भारतीय साम्राज्य अंग्रेजों का या किसी बाहरी शक्ति का मुकाबला करने में क्यों विफल हुआ। उस सब को समझने से पहले हमें मराठा की पृष्ठभूमि समझनी होगी। मराठा के बारे में हालांकि हम मध्यकाल में पढ़ते हैं, मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको बता देता हूं। वो ये है कि जो मराठा साम्राज्य है उसे स्थापित करने में एक जो प्रारंभिक भूमिका है वो शाहजी भोसले की रही। जो मुगलों के और दक्कन की जो सल्तनत है, जैसे उसमें कुछ क्षेत्र रहे अहमदनगर और बीजापुर, इन शक्तियों के सेनापति या सामंत के रूप में भी शाहजी भोसले ने काम किया था। लेकिन जब उन्होंने अहमदनगर, बीजापुर और बरार, बीदर की आपसी रंजिश का फायदा उठाया और अपना एक अलग साम्राज्य बनाने की एक महत्वाकांक्षा पाल ली, वहीं से उन्होंने फिर एक अपना साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में मराठा राज्य की प्रस्तावना रखी। फिर उस पूरी प्रवृत्ति को शिवाजी ने आगे बढ़ाया और शिवाजी ने उसे मराठा साम्राज्य के रूप में विकसित करने की चेष्टा की, और उसमें उन्होंने आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर हमला करके उन्हें अपने क्षेत्रों में मिलाकर चौथ और सरदेशमुखी जो कर हैं वो वसूल करने की शुरुआत कर दी। शिवाजी के बाद ये आप पहले ये क्षेत्र देखिए, ये जो क्षेत्र है इनके पहले जगहों के नाम आप जान लें। ये अपना भारत है, इसमें आपको जान के रखना है कि ये पुणे है, ये सतारा है, ये कोंकण का क्षेत्र है, और यहाँ वसई है, ये उसके नीचे मुंबई, जंजीरा, और यहाँ पे पड़ता है आपका बीजापुर, उसी के थोड़ा आप लेफ्ट में जाएंगे तो कोल्हापुर। ये जगह आपको थोड़ा याद रखनी है, अपने दिमाग में, माइंड मैप में रखना है, क्योंकि इन सब का उपयोग आगे होगा। यहाँ नागपुर पड़ता है, और बुरहानपुर ये रहा, औरंगाबाद ये रहा, उसके बाद बड़ोदरा, और यहीं सूरत, यहाँ ले लें सूरत। तो ये जगहों के नाम है भारत में, आप ये मैप में देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मराठों का उत्थान कैसे होता है उस क्रम में आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मराठों ने मुगल सेना में भी सामंत के रूप में एक तरीके से काम किया था, और उसमें प्रमुख भूमिका थी शाहजी भोसले की। तो जब मुगल दक्कन की ओर बढ़ रहे थे, कहां की तरफ? दक्कन की तरफ, तब अहमदनगर और बीजापुर, कहां कहां? अहमदनगर और बीजापुर में मराठे प्रशासन और सैनिक सेवाओं में काम कर रहे थे। मतलब वहां पे प्रशासन और जो सैनिक सेवा उन पे अपना एक तरीके से एक सेवक के रूप में ये नौकरी करते थे, और राज्य के काम काज में उनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा था, और इससे उनकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। इस साम्राज्य को स्थापित करने में, जैसा मैंने बताया, शाहजी भोसले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर शिवाजी ने जो मुगलों का दबाव है वो खत्म किया, उधर अहमदनगर, बीजापुर का दबाव इन्होंने खत्म कर दिया।
लेकिन शिवाजी के बाद घटनाक्रम को समझने के क्रम में हमें पहले शिवाजी की पर्सनल लाइफ को देखना होगा। शिवाजी के दरअसल 4 पत्नियां थीं। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी 2 पत्नियों के नाम। एक का नाम था साईबाई, साईबाई निम्बालकर, और एक थी सूर्याबाई, या सोराबाई भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, सोर्याबाई। बाकी 2 का जानना बहुत जरूरी नहीं है। तो साईबाई निम्बालकर, साईबाई का और सूर्याबाई का आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सूर्याबाई से एक जो लड़का हुआ था उसका नाम था राजाराम। क्या नाम था? राजाराम। ये सूर्याबाई से है। और ये जो आपको दिख रहे हैं संभाजी, ये किससे थे? ये साईबाई से थे। तो जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो हर मां अपने बेटे को गद्दी पर बिठाना चाहती है। रामायण काल में भी यही हुआ था, अभी भी यही हुआ। ये कि जब 4 अप्रैल को शिवाजी एक्सपायर हुए, 4 अप्रैल 1680 को, तो उनकी एक वाइफ सूर्याबाई ने अपने बेटे राजाराम को गद्दी पर बिठा दिया। ये राजाराम है, ये गद्दी पे बैठ गए। लेकिन जो इनके सौतेले भाई थे, या ये कहें कि जो दूसरी मां के बेटे थे जिनका नाम था शंभूजी, उनको भी उनकी मां ने फिर सिखा दिया कि तू गद्दी पे बैठ जा बेटा। तो इन्होंने क्या किया कि मराठाओं के एक सेनापति जिनका नाम था हमीर राव, क्या नाम था? हमीर राव। हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में कर लिया और राजाराम पे आक्रमण कर दिया। किसने? शंभूजी ने। और इन्होंने क्या किया कि सूर्याबाई और राजाराम दोनों को कैद कर लिया। ठीक, कैद करके इन्होंने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और इन्हें जेल में डाल दिया, सूर्याबाई और राजाराम को। रायगढ़ में फिर इनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन घटनाक्रम आगे फिर बदला। कैसे हुआ? ये कि शंभूजी के विरुद्ध, जो यही शंभूजी या संभाजी, दोनों एक ही नाम है, शंभूजी के विरुद्ध एक संगठन बन जाता है जेल में ही। और उस संगठन में क्या हुआ? 3 लोग जुड़ गए। कौन कौन? एक तो खुद राजाराम, एक उनकी मां, और तीसरा जो व्यक्ति था वो था अन्नाजी दत्तो। ये मराठा में प्रभावशाली व्यक्ति थे, मराठा काल में। इन्होंने एक संगठन बनाया। लेकिन जब ये बात शंभूजी को पता चली तो उन्होंने इस संगठन को पूरी तरीके से कुचल दिया और जो सूर्याबाई थी उनकी हत्या कर दी। इस क्रम में इनकी जो मां थी वो मारी गई। कौन? राजाराम की मां। लेकिन इन्होंने ये किया कि राजाराम को बकस दिया था, यानी उन्हें जान से नहीं मारा। अब क्या होता है, ये जैसे प्रशासन करते हैं तो मुगलों की तो लड़ाई चलती रहती थी। तो एक मुगल सेनापति जिसका नाम था मुकर्रब खान। क्या नाम था? मुकर्रब खान। जब उसने दक्कन पे हमला किया तो ये शंभूजी संगमेश्वर में जा छिपे, क्योंकि मुकर्रब खान, मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी मराठाओं की अपेक्षा में। तो इसने शंभूजी को पकड़ा और उनका एक कवि था, कवि कलश, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और
21 मार्च 1689 में इन्होंने शंभू जी की हत्या कर दी। किसने? मुकर्रब खान ने। बात को समझना, घटनाक्रम चल रहा है। ये घटनाक्रम पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मराठा साम्राज्य को समझने के लिए, आगे की बातों को टैकल करने के लिए यह समझना जरूरी है। अभी शंभू जी का गेम ओवर। अब बचा कौन? राजाराम। तो राजाराम को फिर गद्दी पे बिठाया गया कि भाई जब वो है नहीं, शंभू जी नहीं है, तो अब राजाराम ही बचेंगे। लेकिन शंभू जी का जो बेटा था वो, उसका नाम था शाहू। क्या नाम था? शाहू। तो जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो वो शाहू को बंदी बना के ले गए थे। किसको? शाहू को बंदी बना के ले गए थे। यहां देख सकते हैं आप, शाहू का चित्र मैं आपको यहां दिखा देता हूं। इन सब के चित्र मैं आपको यहां दिखाता हूं, आप ये देखें। ये है शाहू, ये है राजाराम, ये है शंभू और ये है छत्रपति शिवाजी। तस्वीर बन रही है। मैं अपनी बात को समराइज करता हूं। शिवाजी की 2 वाइफ, एक वाइफ के शंभू जी, एक वाइफ के राजाराम। शंभू जी के ही बेटे हुए आगे शाहू। लेकिन हुआ ये, शंभू जी मार डाले गए। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। दिक्कत ये हुई कि शंभू जी को तो मारा ही मारा मुगलों ने, इनके बेटे को भी बंदी बना लिया और इसे वो अपने साथ ले गए, जिनका नाम था शाहू। यहां तक क्लियर है बात? आगे चलते हैं। क्लियर? तो जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो राजाराम को, जो वहां के दरबारी थे, उन्होंने मुक्त कर दिया और वहां से उन्हें भगा दिया। फिर वो वहां से चले जाते हैं कहां? जिंजी है कर्नाटक में एक जगह। क्या नाम है? जिंजी। मैंने आपको अभी जब मैं मैप दिखा रहा था तो बताया था कि इन जगह को ध्यान रखना। तो कर्नाटक में जो जिंजी जगह है वहां पर वो चले जाते हैं और वहीं से फिर अपना जो प्रशासन है वो वहां से वो चलाने लगते हैं, क्योंकि औरंगजेब तो चला जाएगा। औरंगजेब ने हालांकि उस क्षेत्र को कब्जे में तो ले लिया था, लेकिन मराठाओं की पूरी शक्ति दबा नहीं पाया था औरंगजेब। एक तो दिक्कत ये होने लगी थी कि इतनी बड़ी सेना को अब रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुगलों के खजाने खाली हो रहे थे। तो औरंगजेब दक्कन में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगा था, उससे उसकी परेशानियां भी बढ़ने लगी थी। तो कुछ क्षेत्रों को उसने स्वायत्त भी मतलब ज़्यादा अब वो कुछ क्षेत्रों पे ज़्यादा हमला करने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कहाँ पहुँचे हम? हम पहुँच गए कि राजाराम जिंजी किले में जाके अपना जो गुजर बसर है वो करने लगे। जिंजी किला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जिंजी किला, ये रहा जंजीरा का किला, यहाँ बनता है। क्लियर? तो जो राजाराम थे वो तकरीबन 11 साल, मतलब 89 में गद्दी पे बैठे थे और तकरीबन 1700 तक राजाराम गद्दी संभालते रहे मराठाओं की। लेकिन ऐसा होता है कि इंसान है तो मृत्यु तो होती है भाई। 1700 में उनकी हो जाती है मृत्यु। अब मृत्यु होने के बाद उनका जो बेटा था वो था शिवाजी द्वितीय। इसका नाम रखा था शिवाजी द्वितीय। उसे गद्दी पे बिठाया जाता है। आप देख पा रहे होगे नाम। इसकी मां का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। अब तो घटनाक्रम को यहां समझना। ताराबाई ही पूरा राजकाज संभालती थी। ये लड़का बहुत छोटा था, 4 साल का मात्र लड़का था। तो 1700 में गद्दी बिठा दिया। दरअसल इसकी मां ही इसके पूरे शासनकाल को संभाल रही थी। अब जब औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु 1707 में, तो औरंगजेब के भी जो बेटे थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और मुगल अच्छी तरीके से जानते थे कि मराठाओं की शक्ति में अभी भी दम है। लेकिन एक व्यक्ति उन्होंने अपने कैद में रखा हुआ है अभी। कौन? शाहू। अब जो मुअज्जम था उसका बेटा, कौन का? औरंगजेब का,
औरंगजेब के जो दो बेटे हैं उन दोनों के मध्य जब युद्ध का क्रम चल रहा था, इसे बोलते हैं जजाऊ का युद्ध। क्या बोलते हैं? जजाऊ, जजाऊ का युद्ध। कब? 1707 में। औरंगजेब के दोनों बेटों के, जो बहादुर शाह जो बैठा था, बहादुर शाह फर्स्ट, उसमें और उसके भाई के बीच में ये युद्ध चल रहा था। नाम इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको युद्ध याद रखना है। तो इस युद्ध को देखते हुए उसने, किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने शाहू को कर दिया आजाद। अब ये जब यहां से दक्कन में जाएंगे मुगलों की कैद से आजाद होके, तो ये देखेंगे यहां तो मामला पूरा ही बदला हुआ है। कि मामला कैसे बदला हुआ है? कि यहां तो ताराबाई पूरा मामला संभाल रही हैं, शिवाजी द्वितीय को राजा बना रखा है। अब ये कहेंगे कि बलिदान तो मेरे फादर ने दिया था, शंभू जी ने, इन्होंने, राजगद्दी तो मुझे मिलनी चाहिए। और इस बात को जो बाकी जो मराठा लोग थे उन्होंने सहमति भी दी कि हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे पिता ने बलिदान दिया है और तुम्हें भी बंदी बना के ये ले गए थे, इतने साल बाद आप आए हो, तो गद्दी तो तुम्हें ही दी जाएगी। लेकिन ताराबाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसमें दो गुट बन जाते हैं। कौन कौन से? एक ताराबाई का गुट हो जाता है और एक हो जाता है शाहू का गुट। अब जब दो गुट होते हैं तो युद्ध भी होता है। यही होता है युद्ध जिसको हम खेड़ा का युद्ध भी कहते हैं। खेड़ा का युद्ध जो 1707 में हुआ, उसकी पृष्ठभूमि यही है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है खेड़ा का युद्ध। तो 1707 का जो खेड़ा का युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि यही है, खेड़ा के युद्ध की। इस युद्ध में शाहू को जो समर्थन देने वाले जो व्यक्ति थे, उसमें प्रमुख जो योगदान था बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ, ये दरअसल इनके पेशवा थे और इस युद्ध में अहम भूमिका थी इनकी, बालाजी विश्वनाथ की। तो शाहू को जिताने में बालाजी विश्वनाथ की बहुत अहम भूमिका थी। लेकिन ताराबाई के हारने के क्रम में एक और मामला फंस गया। वो ये था कि ताराबाई का जो एक सेनापति था धनजी जाधव, वो भी शाहू की तरफ मिल गया था। समझ रहे हो? तो ताराबाई का डेफिनेटली जो पक्ष है वो कमजोर हो गया और ताराबाई को इस खेड़ा के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हार गई और उन्होंने, मतलब जो पहले पुणे क्षेत्र था अभी बना हुआ था, तो वो वहां से जाके सतारा बस गई कि ठीक है हम यहां से चले जाते। यहां तक बात क्लियर? अब जब बालाजी विश्वनाथ ने इस युद्ध को जिताने में अहम भूमिका निभाई, तो जब शाहू जी गद्दी संभालेंगे तो इनको कुछ ना कुछ तो देंगे। तो इन्होंने अपना रक्षक इनको बना लिया। क्या बना लिया? रक्षक। और हुआ ये कि जब देखो, ये जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो दरअसल पंडित परिवार से थे और ये जो खानदान है, शिवाजी का जो खानदान है वो क्षत्रिय खानदान से आते हैं। तो वहां के जो मराठा जो पेशवा थे अन्य, उनमें ये होने लगा कि इस व्यक्ति को इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है। बाकी जो पेशवा है उनको भी महत्वता दी जानी चाहिए, जबकि बाकी लोग तो क्षत्रिय हैं, ये तो पंडित है, पंडित क्या लड़ेंगे। मतलब ऐसी एक मेंटेलिटी उनके दिमाग में बनने लगी और वो बालाजी विश्वनाथ की कटी करने लगे। तो 1713 में शंभू जी ने, नवंबर 1713 में इन्हें अपना प्रधान पेशवा बना दिया। पेशवा का पद स्थापित कर दिया 1713 में। और पहले पेशवा बनने वाले ऐसे कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अब पेशवाओं का काल हम आगे देखेंगे, यहां से पेशवा आने शुरू हो जाएंगे। तो पहले ऑफिशियल पेशवा बनने वाले व्यक्ति कौन है? बालाजी विश्वनाथ। जब बालाजी विश्वनाथ बैठे गद्दी पे, ये यहां देख सकते हो, 1713 से 1720 का इनका टाइम है।
तो जब ये गद्दी पे बैठे, ये बालाजी विश्वनाथ हैं, देख पा रहे होगे। इस क्रम में इन्होंने बहुत सारे काम किए। काम क्या है पहले वो देख लेते हैं। पहला इन्होंने अच्छा काम किया कि मुगलों से संधि करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या कि मराठा शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते मुगलों के जो दरबारी षड्यंत्र थे उसका इन्होंने फायदा उठाया। और दो व्यक्ति थे जिसका नाम था सैयद बंधु। क्या नाम था? सैयद बंधु। इन सैयद बंधु दरअसल उस समय मुगल जो राजा थे उन्हें राजा गद्दी पर बैठाने वाले, राजाओं को, और गद्दी से उतारने वाले, दोनों कहलाते थे। क्या नाम था इन दोनों का? एक का नाम था सैयद हसन अली खान। सैयद, नाम याद रखेंगे, हसन अली खान। दूसरा सैयद अब्दुल्ला। दोनों ही गॉड के से नाम लगते हैं मुस्लिमों में, अली और अब्दुल्ला, तो नाम याद रखेंगे, हसन अली और अब्दुल्ला। ठीक है। तो सैयद बंधुओं को इसने अपने कब्जे में कर लिया था और वहां मुगल सम्राट से एक संधि हो जाती है। कौन सी? 1719 की संधि। और उसमें यह कहा गया कि शिवाजी के वो क्षेत्र जिन्हें वो अपना स्वराज कहते थे, वो क्षेत्र मराठों को दोबारा लौटा दिए जाएं, क्योंकि जब औरंगजेब ने हमला किया था तो वो सारे क्षेत्र कब्जे में कर लिए थे। ठीक है, लौटा देंगे। साथ ही हैदराबाद, गोंडवाना और खानदेश, बरार और कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में चौथ वसूलने का जो अधिकार है वो मुगलों को दिया जाए। चौथ दरअसल क्या होता था? चौथ एक कर है। कर दो टाइप के होते थे मुगलों के, एक सरदेशमुखी और एक चौथ। चौथ मतलब होता था कि कुल उपज का यदि भूमि से लिया जाएगा 1/4, कुल उपज का 1/4। सरदेशमुखी 1/10 लिया जाता था, 1/10। सरदेशमुखी वो उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जिन्हें शिवाजी अपने स्वराज में शामिल करते थे, जिन क्षेत्रों को, यानी जिन पर एक्सक्लूसिव अधिकार शिवाजी का ही था। मतलब हम इन क्षेत्रों के सर्वे सर्वा हैं तो वहां से हम सरदेशमुखी लेंगे, और जिन क्षेत्रों की हम सुरक्षा करेंगे या जो क्षेत्र इन सरदेशमुखियों के आसपास आएंगे, स्वराज के आसपास आएंगे, उनसे चौथ वसूला जाएगा। और वो इसलिए वसूला जाएगा कि हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे, साथ ही कोई और आक्रमण करेगा तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्लियर है चौथ और सरदेशमुखी? आगे चलते हैं। तो हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश, बरार और इन सब क्षेत्रों से चौथ वसूला जाएगा। इसके अलावा 15,000 जवानों की एक टुकड़ी, अब ध्यान सुनना, वो हमेशा तैयार रखी जाएगी मुगलों के लिए कि जब तुम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इस चीज को ध्यान समझना। ठीक है। साथ ही साहू मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख रुपए कर खिराज में देंगे। मतलब इन सब क्षेत्रों को जब वो लेंगे तो इन सब से जो टैक्स आएगा उसमें से 10 लाख रुपए मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे हर साल। बात क्लियर? और जो साहू की मां कैद में हैं मुगलों के, क्योंकि जब औरंगजेब ने लड़ाई की थी तो उनका बेटा मां सब चले गए थे, तो सारे के सारे उनका भाई भाई सब आजाद कर दिए जाएंगे मुगलों की कैद से। तो इस संधि को मुगल मराठा संधि के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम कहते हैं मराठों का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, क्योंकि इससे इन्हें बहुत कुछ मिला मराठों को। ये जब हुई थी संधि तो मुगल शासक कौन था? रफी उद्दरजात। रफी उद्दरजात। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत?
तो 1719 की संधि अली बंधु मतलब सैयद बंधुओं से। सैयद बंधु कौन? हसन अली और अब्दुल्ला खां के साथ। किसकी? पेशवा बालाजी विश्वनाथ की। किस शासक के दौरान? रफीउद्दर्जात के दौरान। क्या क्या बोला? ये बोला कि भाई जो स्वराज वाले क्षेत्र हैं वो लौटा दो, और दक्कन के प्रदेश में मराठों को चौथ वसूलने का और स्वदेशी भूखी वसूलने का अधिकार मिल जाए। 15,000 मराठे हम आपको दे देंगे। शाहू ये खुद बोलते हैं मुगल सम्राट से कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए भी देंगे, उसके बदले आप हमें इन क्षेत्रों के लिए, जो हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश, बरार, कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं वो सब हमें वापस कर दो, और अपने क्षेत्रों से चौथ और सरदेश मुखी हमें वसूलने दो, उसके बदले हम तुम्हें 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष देते रहेंगे। क्लियर है यहां से? अब आगे चलते हैं। जब ये संधि बंदी पूरी खत्म हो गई, बालाजी विश्वनाथ की हो जाती है मृत्यु। तो बालाजी विश्वनाथ का एक लड़का था जिसका नाम था बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव। बाजीराव जब गद्दी पे बैठते हैं, बाजीराव क्योंकि अब पेशवा उसी वही बनेंगे, इसमें वो प्रतिभा थी कि मराठाओं के वर्चस्व को दोबारा बनाए रखने में यही व्यक्ति मददगार हो सकते थे। कौन? बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव, या इन्हें बाजीराव प्रथम भी बोलते हैं। बाजीराव के व्यक्तित्व में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि जब ये गद्दी पे बैठे, तो जैसा मैंने कहा था कि ये कोंकण वाले क्षेत्र से आए हुए ब्राह्मण थे। ये वो जो क्षेत्र है कोंकण का, इस क्षेत्र में रहने वाले ये ब्राह्मण थे, बालाजी विश्वनाथ और ये लोग। जब ये यहाँ सतारा और पुणे आते हैं, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, यहाँ के जो स्थायी लोग थे या लोकल जो लोग थे स्थानीय, उनका इन्हें सामना करना पड़ा। और इस सामना करने के क्रम में इन्होंने मराठा मंडल की स्थापना की। इसकी? मराठा मंडल की। कैसे? इन्होंने कुछ अपने लोग, क्योंकि जब ये आए थे तो दरबार में षड्यंत्र और गुटबाजी चल रही थी, तो उसके चलते हुए मराठा सरदार इनका विरोध भी कर रहे थे, और वो सरदार ज्यादा थे जिनमें जो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण पेशवा की शक्ति बढ़ने से जो लोग ईर्ष्या कर रहे थे। तो हुआ ये कि इन्होंने अपने समर्थक बनाने शुरू कर दिए, और उन समर्थकों के कुछ क्षेत्र अधिकार में दे दिए। जैसे ग्वालियर में इन्होंने शिंदे बिठा दिए। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्वालियर का क्षेत्र शिंदे घराने को दे दिया। बड़ौदा का क्षेत्र गायकवाड़ को दे दिया। इंदौर का जो क्षेत्र है वो होलकर को दे दिया, और नागपुर का क्षेत्र इन्होंने भोसले को दे दिया, क्योंकि शिवाजी भी खुद भोसले से थे परिवार से। तो नागपुर का जो क्षेत्र है वो भोसले को दिया, इंदौर होलकर को। ग्वालियर का क्षेत्र जो था सिंधिया या सिंधे, इनको दोनों नाम दे बोलते हैं। आज भी आप देखते हो राजनीति में भी ज्योति आदित्य सिंधिया करके चल रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो सिंधिया जो वो है वंश है, ये तभी से चल रहा है। तो ये नाम याद रखना आसान है, ठीक है। बड़ौदा गायकवाड़ को, ठीक है। इंदौर मतलब इंडोर में होल होता है, तो आप ये समझ लीजिए इंदौर होलकर हो गया। नागपुर क्योंकि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये भोसले, क्योंकि खुद भी शिवाजी भी वहीं से हैं, तो भोसले नागपुर का हो गया। सिंधिया आप आज के नाम से याद रख सकते हैं, यहां से याद हो जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया। लेकिन इनके व्यक्तित्व में एक योग्य सेनापति भी था। कैसे योग्य सेनापति थे? उस समय जब मैंने आपको निजाम के बारे में पढ़ाया था, हैदराबाद के निजाम के बारे में, तो बताया था कि किस तरीका का वो व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो उसे तोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी निजामुल मुल्क की। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो 1728 में पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था,
उसमें जो मराठों ने निजाम को जो हराया था, प्रीवियस क्लास में आप देखेंगे, हैदराबाद वाली क्लास में, उसमें पूरा का पूरा हाथ किसका था? बाजीराव का था। बाजीराव मस्तानी, आपने जो मूवी देखी है वही बाजीराव। और वहां एक संधि भी करनी पड़ी थी जिसका नाम था मुंशी शिवगांव की संधि। कौन सी संधि? मुंशी शिवगांव की संधि। उसमें क्या कहा कि अब शाहू को चौथ और सरदेशमुखी निजाम देगा। इनका भाई था एक शंभू, किसका? बाजीराव का। शंभू की वो निजाम सहायता करता रहता था, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी में। तो शंभू की किसी भी तरीके से सहायता नहीं की जाएगी अब, क्योंकि वो षड्यंत्र करने में इसकी तरफ जाके मिल जाता था। जितने क्षेत्र निजाम ने जीत लिए थे मराठाओं के, वो सब वापस करेगा। और युद्ध के समय जो लोग बंदी बनाए गए हैं उनको मराठा छोड़ देंगे। क्लियर? लेकिन जब ये युद्ध जीत लिया गया पालखेड़ा वाला, बाजीराव को एक और निमंत्रण मिलता है। वो था बुंदेल के राजा छत्रसाल के यहां से। बुंदेल के राजा छत्रसाल ने ये बुलाया था इनको कि जो मुस्लिम शासक हैं वो मेरे राज्य को हथिया रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि बाजीराव मेरी इसमें सहायता करें और हमारे राज्यों को बचा लें। तो ये यहां से जाते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद खान बंगस, रोहिला और बंगस में से ये था। तो उस समय ये मुगलों का सेनापति था। तो इस सेनापति को और इसकी जितनी भी सेना थी, बाजीराव ने बहुत कम सेना रखते हुए भी इसे आसानी से हरा दिया था। यह आप बाजीराव मस्तानी मूवी में भी देख सकते हैं। अब जब इसको हरा दिया तो इसकी जो बेटी थी, वो इसका नाम मस्तानी मूवी में दिखाया गया, उसकी शादी इसके साथ कर दी जाती है। और इस तरीके से इसके भी व्यवहार, मतलब बुंदेलखंड के भी व्यवहार अच्छे हो जाते हैं मराठाओं के साथ। क्लियर है? अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। (1731) में निजाम मुगलों के साथ एक संधि करता है कि किसी भी स्थिति में मुगलों पे यदि आक्रमण होगा तो निजाम उनका साथ देगा। किसका? मुगलों का। अब जब मुगलों का साथ देगा तो ये संधि जब हुई तो कभी भी मुगलों पे बात आएगी तो वो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो बाजीराव था, तो बाजीराव की एक महत्वाकांक्षा थी कि पूरे भारत को अपने झंडे के नीचे लेके आना है। और वो एक बात कहा करता था, वो क्या थी? वो ये थी कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने, पुराना वृक्ष कौन है यहाँ? मुगल सम्राट। वो ये बात कहता था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगा। अटक कहां है जगह? ये भारत है। तो वो ऐसे आर्यव्रत भारत, यानी यहां तक, यहां से कृष्णा नदी से और यहां तक पूरा क्षेत्र मराठाओं का होगा। तो कृष्णा नदी से अटक तक हमारी जो पूरी पताका है वो फहराने लगेगी। इसके उत्तर में फिर साहू जी क्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार खड़ा कर देंगे और निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये लाइन आपसे ऐसे ही पूछी जा सकती है कि शाहू ने किसके विषय में ऐसा कहा था। एनसीईआरटी की लाइन है और पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। तो ये इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, या ये कहें कि इतने योग्य सेनापति थे और राजनायक थे कि इन्होंने एक अखंड भारत स्थापित करने की योजना बनाई थी। लेकिन उस क्रम में ये आसपास के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनकी अनदेखी भी करते थे, और वहाँ के जो जैसे राजपूत राज्य हो गए या राजस्थान में जो राज्य हुए उन सब पे अत्याचार भी करते थे। और वो क्या क्रम था? वो चौथ और सरदेशमुखी का वसूलने का पूरा मामला था। क्लियर? बात समझ आ रही? आगे चलें।
तो जब ये मुगलों की तरफ बढ़ रहे थे, ये बात है 1737 की। कब? 1737 की। तो उस टाइम इन्होंने, जो आमेर के राजा थे उस टाइम 1737 में, सवाई जयसिंह, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, राजपूत राज्यों में सवाई जयसिंह और छत्रसाल के जो बुंदेला थे, उनसे मित्रता कर ली और उनसे कहा कि जब हम मुगलों पे आक्रमण करेंगे तो तुम हमारा साथ देना। ठीक है, दे देंगे। तो 1737 में उन्होंने सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। लेकिन जो राजा है या जो गद्दी पे बैठा है, मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि रंगीला उसका चरित्र था इसलिए उसे रंगीला की उपाधि मिल गई। तो मोहम्मद शाह जब ये बात सुनता है कि यार वो सेना यहाँ आ रही है, तो वो दक्कन में बैठे हुए निजाम को ये संदेशा भेजता है कि मुगल की जो मराठा है उनकी सेना इधर आ रही है। मराठा की सेना इधर आती हुई थी। उधर से दक्कन से निजाम अपनी सेना लेके निकल पड़ता है, क्योंकि 1731 में संधि हो गई थी कि कोई भी बात होगी तो मैं तुम्हारी सहायता दूंगा। तो एक जगह है भोपाल, मध्य प्रदेश में पड़ती है। भोपाल पे दोनों की जो सेनाएं हैं वो आपस में टकरा जाती हैं और यहाँ एक युद्ध होता है जिसे भोपाल का युद्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं? भोपाल का युद्ध। इस युद्ध में फिर निजामुल मुल्क की सही से धुलाई कर देते हैं और फिर वहां पे एक संधि होती है और उस संधि का नाम क्या रखा? भोपाल की संधि। क्या रखा? भोपाल की संधि। तो क्या शर्तें थी भोपाल की संधि में? भोपाल की संधि में शर्त यह थी कि जितना मालवा का क्षेत्र है, नर्मदा और चंबल के बीच का जितना भी क्षेत्र है, उस सब पे मराठा का पताका लहराएगा। साथ ही साथ बादशाह ये बात स्वीकार करे कि हाँ, निजामुल मुल्क समर्पण कर रहा है। और पेशवा ने क्योंकि इस लड़ाई में बहुत सारा खर्चा किया है, तो 50 लाख रुपए की अदायगी मुगल सेना या मुगल जो सम्राट है वो हमें करेंगे। और बाजीराव प्रथम ने यह भी कहा, क्या कहा? कि यदि मैं दिल्ली में आया तो तुमसे दिल्ली को छुड़वा दूंगा, और इसके लिए वो तैयार भी हो गया था। 3 दिन तक मोहम्मद शाह जेल, मतलब अपने आप को कैद करके रखा था उसने, मोहम्मद शाह ने बाहर नहीं आया था। तो इस तरीके से दिखता है कि मुगलों के एक तरीके से वर्चस्व को धक्का लगा। जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने भी ये बात देखी कि मुगलों में अब उतनी शक्ति नहीं बची। मराठा एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जो इनसे लड़ाई कर रहे हैं और इनको बिठा भी रहे हैं नीचे, क्योंकि इनडायरेक्टली चाहे निजाम की सेना हारे चाहे मुगलों की सेना हारे, लगेगा तो यही कि मराठा की सेना अव्वल है। तो मुगलों की जो शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी, उसे धक्का लगा। बाजीराव ने फिर थोड़े और आगे क्रम में जब मुगलों को जब साइड कर दिया, तो उधर पुर्तगाली भी थोड़ा परेशान कर रहे थे। मैंने बताया था पिछले लेक्चरों में कि पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। गोवा में सबसे पहले उन्होंने अपने किले बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो वहीं के आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे सालसेट द्वीप है जिसमें मुंबई पूरा बसा हुआ है, और बसई, इन क्षेत्रों पे वो कब्जा कर रहे थे। तो इसको भी साथ लगे हाथ धोता चलूं, तो इन्होंने पुर्तगालियों को भी धो दिया था। इसकी जो प्रमुख खासियत थी सब लोगों को पीटने की, कैसे मार लेता था, कैसे पूरा प्रशासन है वो आगे बढ़ रहा था बाजीराव का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी गुरिल्ला युद्ध की। किसकी? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की। ये प्रणाली पहले या तो शिवाजी के नाम पे थी, शिवाजी ने इसको आगे बढ़ाया था, या फिर अब बाजीराव। इसीलिए इस व्यक्ति को लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लड़ाकू पेशवा भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब चलते हैं नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है इनके व्यक्तित्व का, वो है हिंदू पातशाही का प्रचार। हिंदू पातशाही का प्रचार कैसे किया इन्होंने? ये चाहते थे कि जो हिंदू नायक हैं उनकी भी जो ख्याति है उसे समर्थन मिलना चाहिए।
तो इसके क्रम में इन्होंने हिंदू पातशाही के आदर्श का प्रचार किया। क्लियर है? अब आगे जो व्यक्ति है, आगे जो मामला है वो हम पढ़ेंगे कि ये बाजीराव के बाद क्या होता है। इन पेशवाओं को आप देखें, यहां हमने विश्वनाथ के बारे में पढ़ लिया, बाजीराव फर्स्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिर हम माधवराव के बारे में पढ़ेंगे, फिर नारायण राव, फिर माधवराव, नारायण। इस तरीके से हम यहाँ से फिर शिफ्ट कर जाएंगे कंपनी की तरफ कि कंपनी से कैसे लड़ाई होगी मराठाओं की, तो अंगल मराठा युद्ध आ जाएगा। उससे पहले अगली क्लास में हम कर लेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसकी पृष्ठभूमि। आज बाजीराव तक हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो लंबा लेक्चर होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों से किस तरीके से सामना करते हैं। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास डालूं तो अपडेट आप तक आते रहें। वैसे मैं हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी भी आपको एक नए सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूं। तो आपका इस बारे में क्या सुझाव है वो ज़रूर बताएं। हो सकता है कि न्यू ईयर पे जो हमारा क्लासेस देने का जो क्रम है वो और बढ़ जाए। हिस्ट्री पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो हम फिर लगातार देते रहें, एक दिन हिस्ट्री एक दिन पॉलिटी की। और करंट अफेयर हम वीकली पढ़ लें, साथ ही साथ नाइट में यानी वीकली जो संडे में जो एक सेशन है वो PYQ पे लगा दें। तो जो मेरी स्कीम है, जो मैं सोच रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक तरफ तो हम ले लेते हैं, ये हमारा अभी क्लास चली रही है, जैसे हिस्ट्री चल रहा है, साथ साथ हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। फिर उसके साथ वीकली हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। फिर वीक के एंड में ही हम PYQ लगा लें। ये इवनिंग में क्लास हो जाए, मतलब 9 से 10, और ये वही 4:15 से 4:15 से क्लास हो जाए करंट अफेयर की। पॉलिटी हर एक मतलब MWF में पढ़ लें और ये TTS में पढ़ लें। तो आपका इस बारे में क्या सुझाव है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए, क्योंकि अब जैसे जैसे जनवरी स्टार्ट होगा वैसे वैसे कंटेंट आपको मिलना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पानीपत की तीसरी लड़ाई के साथ। थैंक यू सो मच।